तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने जा रहा हूँ, डीपीपी नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है डीपीपी नंबर 3, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। In a circuit diagram, a capacitor with initially uncharged is connected to an ideal cell of EMF E through a resistor R. इसका resistance R है, EMF E है. A liquid dielectric field in the space between the plate of dielectric, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। लिक्विड इलेक्ट्रिक होता है, उसमें करंट फ्लो करे। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C एंड द रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक R। कह रहा है, रिपीट करो, देखा, ये बैटरी EMF E का रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है R के बराबर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है। कह रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस वन। The maximum charge on capacitor is when the charge on the capacitor is maximum, the current in the circuit is E upon 2R. All of the above options are true. ठीक है, तो देखो पहली बात की मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज दिस वन, करंट सर्किट इज दिस वन। अब इस प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करें, तो देखिए ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इस डायग्राम को व्हाइट बोर्ड के पेज पे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बैटरी दिखा दिया, रेजिस्टेंस कैपिटल आर का, कैपेसिटेंस दिखा, स्विच क्लोज कर दी, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है और इसका भी रेजिस्टेंस R के बराबर है। तो इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा। अगर ये करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, I, तो ये जो करंट I आ रहा है बेसिकली ये इसके साथ क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो करंट I आएगा वो इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये लीकी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता ना, अगर डायरेक्ट लीकी नहीं होता है, लीक नहीं करता करंट इसमें, तो यहाँ का चार्ज अगर Q आ रहा है और ये करंट I है, तो इस I और Q में एक रिलेशन होता है, दैट I इज dQ by dt। कब, जब इससे करंट नहीं निकलता। मान लो इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और इससे लीक होकर 2 एम्पियर चला जा रहा है, तो क्या इस प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा? नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो करंट इससे आएगा I, अगर इससे भी I निकल जाए इससे, तो क्या इस पे चार्ज लीक हो, चार्ज इस पे स्टोर होगा? तुम कहोगे नहीं। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इससे जो चार्ज आ रहा है I, करंट जो आ रहा है वो इसमें भी जा रहा होगा और वो I के बराबर नहीं होगा, I से कम होगा। लेट्स दिस इज I1। तो तुम क्या करोगे कि इससे करंट I आ रहा है, तो ये करंट I की इक्वेशन क्या लिखोगे, इस पे किस रेट से चार्ज स्टोर हो रहा है, dQ by dt एंड प्लस I1, ये इक्वेशन बनना चाहिए। मतलब क्या कर रहा हूं, इधर से करंट I आ रहा है, इसमें लिख करके I1 बराबर, और जो चार्ज इस पे स्टोर हो रहा है उसका इंक्रीज करने का रेट है dQ by dt। तो व्हाट इज I इज dQ by dt प्लस I1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, इस पूरे सर्किट में किरचॉफ लगाओ। तो इसको निगेटिव टच किया तो माइनस E, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं इसमें, तो प्लस I इंटू R, क्योंकि ये तो करंट I ही है। और फिर ऐसे आने के बाद इसके और इसके बीच का मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। तो ये चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस ना C के बराबर है, कैपेसिटेंस C के बराबर है। ओके, लिखेंगे माइनस E, फिर I इंटू R, फिर इसको टच किया तो Q और कैपेसिटेंस C है, तो प्लस Q बाई C, फिर ऐसे घूम के इधर आ गया, दैट इज 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इस I की जगह पे, ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अच्छा, इसमें मैं I की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इस फंक्शन को लिख सकता हूं, तो लिखो माइनस E
इस आई की क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी प्लस आई वन, आई की जगह पे क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी प्लस आई वन इंटू आर प्लस क्यू अपान सी बराबर 0। आई वन की जगह पे क्या लिखोगे, अच्छा आई वन ये वाला करंट है, तो ये करंट किससे आएगा, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। तो आई वन इज वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज क्यू बाई सी एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, इस सर्किट कितना है, आर है, कितना आ गया, क्यू अपान आर सी। मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया, ये करंट आई आएगा, वो पूरा इधर नहीं जाएगा, तो कुछ चार्ज स्टोर करेगा, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी प्लस आई वन, क्वेश्चन वन। फिर इसमें मैंने किरचॉफ लगा दिया। अच्छा इसके और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाई सी होगा, क्यू बाई, और इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, वो दे रखा है, तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाई सी किया बराबर 0 किया। फिर इस आई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। अब टारगेट है आई वन निकालना, तो आई वन किससे आएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो आई वन करेंट है, आई वन ये, वो यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, लिखी रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर है, तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, क्यू बाई सी लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अब इस आई वन को उठा के तुम यहाँ रख दो, तो बनेगा माइनस ई प्लस डी क्यू बाई डी टी प्लस आई वन इज दिस वन, क्यू अपान आर सी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इसको इसके साथ कर दो, इसको ऐसे रहने दो, माइनस ई प्लस आर, ये वाला आर आगे करो, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, और ये आर यहां पे तो क्यू बाई सी दैट इज 2 क्यू बाई सी, 2 क्यू बाई सी है। अब भेज दो इधर, तो 2 क्यू बाई सी बनेगा, माइनस 2 क्यू बाई सी। अब इसको भेज दो इधर, तो बनेगा आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई, अगर रखोगे यहाँ पे तो ई सी माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई सी। अब यहाँ लिखेंगे डी क्यू डिवाइड बाई, इसको यहाँ भेजो, तो ई सी माइनस 2 क्यू इक्वल्स टू डी टी अपान आर सी। नाउ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू 0 पे, चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और टी टाइम पे चार्ज क्या है, क्यू है। अब सॉल्व करते हैं, इन सारे टर्म्स को यहां से हटा दो, ओके। तो फिर करो इसको इंटीग्रेट, तो बनेगा एल एन क्यू अपान ई सी माइनस 2 क्यू, और इसका कोफिशिएंट -2 बाहर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू टी अपान आर सी, और इसका लिमिट रखेंगे 0 से क्यू, तो ये 2 का टर्म इधर भेज दो, तो बनेगा एल एन, ये क्या बन गया, ये 1 रहेगा ना, रखो इसमें, तो बनेगा एल एन, क्यू रखोगे तो यही बनेगा ई सी माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई, क्यू के पे 0 प्लेस करोगे तो ई सी बनेगा माइनस 2 टी अपान आर सी। इसको करो इंटीग्रेट, तो बनेगा ई सी माइनस 2 क्यू बराबर ई सी ई टू द पावर माइनस 2 टी अपान आर सी। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी, ई सी कॉमन आएगा, तो ई सी बाई 2 ब्रैकेट में इसको इधर ना, तो 1 माइनस ई का पावर माइनस 2 टी अपान आर सी। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, जो कि ए पार्ट में दिख रहा है। कह रहा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, तो ई सी बाई 2 तो मैक्सिमम चार्ज आएगा ना, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 होगी, जब टी इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू 0 हो गई, बस 1 बचेगा, तो ई सी बाई 2। बी पार्ट भी सही कह रहा है। व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम द करंट इन सर्किट इज, सर्किट का करंट पूछ रहा कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उस फंक्शन पे वापस जाएंगे
कि सर्किट का करंट कितना होगा। अच्छा, जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो dq बाई dt 0 हो जाएगा। तो जो भी तुम इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे वो क्या बनेगा बताता हूँ, देखिए। आई बराबर क्या लिखे थे तुम, आई की वैल्यू लिखे थे I1 प्लस dq बाई dt। तो जिस वक्त चार्ज मैक्सिमम होगा dq बाई dt 0 हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी है ना, व्हेन चार्ज इज मैक्सिमम dq बाई dt 0। यदि q मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पे डिफरेंस 0 आता है ना, इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर क्या बन गया, I बराबर I1, I बराबर I1, मतलब ये जो करंट I है वही करंट I ऐसे फ्लो करेगा। अब इस I1 की वैल्यू चाहिए तो फिर किरचॉफ पे जाएंगे, एक बार फिर हम लोग किरचॉफ पे जाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, करंट I बराबर, नहीं किरचॉफ ने ऐसे ना तो माइनस को टच किया तो माइनस ई प्लस I इंटू आर, आई इंटू आर, फिर ऐसे आ रहा था ना, फिर Q अपान सी लिखे थे तो Q अपान सी, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट 0। अब Q बाई सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो इनफाइनाइट टाइम बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो Q बाई सी की वैल्यू क्या आएगी, E बाई 2 आएगी। तो मैंने कहा माइनस ई प्लस आई आर, और Q बाई सी यहाँ से C को यहाँ भेज दो तो आ गया E बाई 2 इंटू दिस वन, और ये इनफाइनाइट टाइम बाद 0 हो जाएगा, दैट इज E बाई 2, दैट इज 0। इसका मतलब I की जो वैल्यू आएगी, I, ये हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, I की जो वैल्यू आएगी दिस इज E बाई 2 इंटू आर, दिस वन इज आंसर। तो इस तरीके से आपको सी पार्ट का आंसर मिल गया, E अपॉन 2 आर। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, डी पार्ट इज आंसर। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या मार्क करोगे, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कह रहा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इज इनिशियली ऑल कैपेसिटर अनचार्ज्ड। चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा जब इस स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में 12 है ना, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, बैटरी कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है, इस सर्किट का चार्ज फ्लो पता कर लेते हैं कितना आएगा इस प्लेट पे। उसके बाद इस सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर चार्ज का फ्लो पता कर लेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वही तो चार्ज फ्लो किया इस बैटरी से जब इस स्विच को क्लोज किए हो। ओके, तो चलिए बताता हूँ, कैलकुलेशन यही कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अगर ये स्विच ओपन है तो इससे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इस बैटरी का चार्ज, इस बैटरी का चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। लेट्स दिस चार्ज इज Q1, व्हाट इज Q1, तो C इंटू V, C कितना आएगा, अच्छा ये 20 है ये 30 है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में ना, तो 20 इंटू 30 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इट इज 50, तो 0 5 चौको 20 12, टोटल 12 आ गया। तो जो चार्ज फ्लो करेगा इससे पहला चार्ज Q1 दैट इज C12 आया था ना, 4 इंटू 3 12 आया था, 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 इट इज 120। अब जब तुम इस स्विच को क्लोज कर दोगे, इस स्विच को क्लोज कर दोगे, यहाँ पे जब क्लोज कर दोगे तब इस बैटरी से नेट कितना चार्ज फ्लो किया ये पता कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल, तो 20 प्लस 10 पैरेलल तो 30, ये पूरा 30 इस 30 के साथ सीरीज में, देन 50, 30 30 सीरीज में तो 15 आएगा ना, 15 15। तो ये जो चार्ज फ्लो करेगा, ये जो चार्ज फ्लो करेगा तो कितना फ्लो करेगा, दैट Q2 इज C इंटू V, और C कितना है 15, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या था 10। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट 15 है ना, और पोटेंशियल ड्रॉप 10 है, मल्टीप्लाई कर दो इट इज 150। तो कोई पूछे चार्ज कितना फ्लो किया इस बैटरी से, दैट इज डेल्टा Q, ये किससे आएगा, ये 150 है जब स्विच क्लोज है तो, और ओपन है तो 120 है, तो इन दोनों का डिफरेंस फ्लो किया ना जब स्विच को क्लोज किए, दैट इज 30 माइक्रोकूलम। तो आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये सिंबॉलिक मिस्टेक है, और वर्ड में क्या होता है कि जो m होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट होता है सिंबल में जाने पे, तो बेसिकली सब म्यू है, सब म्यू है। तो आंसर इज बी पार्ट। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द 400 ओम रजिस्टर, इससे कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो देखो ये 50 है, ये 50 है, ये 400, 100, 100, ये 200, 200। पता है ये ना मिरर ऑफ सिमेट्री इसमें यूज हो सकता है। तो मिरर ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने क्या किया, तो हम इसमें एक मिरर लगाएंगे, ऐसे एक मिरर लगा के देखो, इसमें एक मिरर लगा ऐसे। जब इसमें तुम एक मिरर लगाओगे तो तुम कहोगे कि जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, मिरर ऑफ सिमेट्री से। जब मिरर ऐसे लगाओगे ना तो इसका इमेज ए है, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज में करंट सेम फ्लो करता है, करंट सेम फ्लो करता है, तो ये करंट सेम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो जंक्शन है, जंक्शन को हटा दो, तो फिर क्या बन गया, ये इस तरीके से बन गया, ऐसे बन गया। तो नया सर्किट बनाते हैं, चलो यही बना लेता हूँ। तो ये बनेगा 400। अच्छा ये 200, ये 200 किस में आएंगे, सीरीज में, तो इक्वल कितना आएगा 400। ये भी 400, ये भी 400। फिर इधर क्या आएगा 50, इधर क्या आएगा 50, फिर इधर क्या आएगा ऐसे। देखो ये 100 सीरीज में ना, तो 200, और ये कितना है, दिस वन इज 120। तो मुझे तुम ये बताओ, ये 400 ये 400 पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 200, और ये पूरा 200 इस 50 के साथ सीरीज में, तो टोटल कितना आएगा 200 प्लस 50 प्लस 50 इट इज 300। तो इसके इसकी 20 का जो पोटेंशियल ड्रॉप है तो 120 वोल्ट है ना, 120 वोल्ट। तो कोई पूछे कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो कोई पूछे कि बताइए इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना फ्लो करेगा, दैट करंट इज आई। तो आई किससे आएगा, तो इसके 20 का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके और इसके 20 का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 120 वोल्ट है। तो 120 वोल्ट को डिवाइड कर दो किससे, इस सिस्टम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आ रहा था 300, तो 300 से डिवाइड कर दो, दिस वन इज, तो ये करंट आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो इधर से फ्लो करेगा 0.4 एम्पियर, तो इसमें आधा हो जाएगा, इसमें आधा हो जाएगा। तो कोई पूछे कि इस 400 में कितना करंट फ्लो किया, तो आंसर इज 0.2 एम्पियर, क्योंकि इधर से कितना आ रहा था 0.4, तो 0.2 इसमें, 0.2 इसमें, फिर मिलके 0.4, फिर ऐसे। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 0.4 ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी तो करंट आएगा। तो आंसर इज 0.2, क्योंकि इसमें करंट हाफ हाफ हो जाएगा ना, I1 इज 0.4/2, 0.2। क्वेश्चन नंबर 14. Current two coaxial long solenoid of equal length having current I1 I2, number of turn per length is N1 N2 and radius is R1 R2. If N1 I1 N2 I2, then the two solenoid carrying a current in opposite sense, the magnetic energy stored in per unit length is. कोएक्सियल है ना, एंड अपोजिट सेंस में द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द कॉइल इज। टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड इक्वल लेंथ, हाँ इस बार घट जाएगा, कंफर्म घटेगा, इसलिए घटेगा क्योंकि एक फील्ड लाइन इधर से दूसरी फील्ड लाइन इधर से, तो एनर्जी का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे, और R2 इज ग्रेटर देन R1 है व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूं, देखिए। तो 14 में क्या है, एक सोलेनॉइड मान लो ये है इस तरीके से ऐसे, और एक सोलेनॉइड और बनाते हैं ऐसे। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और जो लेंथ है सोलेनॉइड का दैट इज L। तो मुझे बताओ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, और सेंस अपोजिट है। तो अगर सेंस अपोजिट है तो मुझे बताओ इसमें यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर। तो इसके यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, तो यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो B1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 इज अंदर वाले की वजह से μ0 N1 I1 माइनस, अब बाहर वाले की वजह से उल्टा है ना, तो μ0 N2 I2 होगा। नहीं, अंदर वाला करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, और बाहर वाला करंट उल्टा फ्लो कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ आ गया इतना, क्योंकि N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, देन दिस वैल्यू इज 0। अच्छा B2 जो आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पता क्यों आएगा ये, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो सोलेनोइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि सोलेनोइड की वजह से आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर होता है। लेकिन इसकी वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, जो कि बाहर के रीजन में होगा, डॉट से होगा इस रीजन में, और उस B2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज दिस वन म्यू नॉट, अच्छा ये I2 था ना, दिस इज म्यू नॉट N2 I2, ये बनेगा बाहर वाले रीजन का फील्ड। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हमको पता करिए एनर्जी कितनी है, इस रीजन में एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 B का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये होता है। तो एनर्जी कैसे निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये वॉल्यूम कितना होगा, इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस एरिया को अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ना अंदर का। तो ये एरिया कितना होगा, ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया है दिस एरिया इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू लेंथ है, ये वॉल्यूम बन गया। ये वाला एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, वॉल्यूम बन गया। अब B की वैल्यू ये है, उठा के तुम यहाँ रख दो, दिस वन इज 1/2 B का स्क्वायर, B2 ही B है, तो म्यू नॉट का स्क्वायर N2 स्क्वायर I2 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू L, अब पाई बाहर आएगा दैट इज R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, और इससे एनर्जी की जो वैल्यू आई दिस वन इज म्यू नॉट N2 स्क्वायर I2 का स्क्वायर L पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दिस वन इज इनसाइड अच्छा ये पार्ट आंसर क्यों बन रहा है, ये N1 I1 है ना, एक बार चेक करता है इसको। ये N1, ये जो कंडीशन है कि N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, तो तुम इसके जगह पे N1 I1 का स्क्वायर कर सकते हो। अच्छा उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, यूनिट लेंथ पूछा था, देखो यूनिट लेंथ पूछा था, यूनिट लेंथ पे इसका मतलब L की वैल्यू क्या है 1, L की वैल्यू कितनी हो गई 1, दिस इज 1। अब देखो म्यू नॉट पाई का टर्म बनना चाहिए इसके साथ, तो ऑप्शन दिख रहा है म्यू नॉट पाई का टर्म है, देखो म्यू नॉट और पाई का टर्म है, और ये वाला टर्म नहीं, यहाँ पे म्यू नॉट और पाई का टर्म है, N1 I1 दिख रहा है और ये दिख रहा है, और बाई 2 दिख रहा है, ऑप्शन इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द टू सेल्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहा हूँ, कह रहा है द टू सेल ऑफ EMF E1 E2 आर ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर, ये E1 है E2 है, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है, इट बैलेंस फॉर 30 सेंटीमीटर लेंथ, 30 सेंटीमीटर लेंथ अगेंस्ट E1, अगेंस्ट E1, ठीक है। इसका मतलब जो E1 होना चाहिए ना वो पता कितना होना चाहिए, करंट I इंटू 30 सेंटीमीटर लेंथ है, 30 सेंटीमीटर लेंथ 300, तो लैम्डा इंटू 300 इतनी होनी चाहिए। अरे यही तो होता है पोटेंशियोमीटर वायर पे, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा तो ऐसे तो होता है पोटेंशियोमीटर वायर, और ये ड्राइविंग सेल की बैटरी, और इस तरीके से पड़ा होता है। तो ये EMF E है, अगर ये लेंथ L है तो इससे जो करंट फ्लो करता है वो इसमें फ्लो करता है, यहाँ पे गैलोडोमीटर होता है, ऐसे फ्लो करता है। अगर ये करंट I है तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप E होना चाहिए, E बराबर करंट I इंटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, तो I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इतने पार्ट का, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा में इस L से मल्टीप्लाई कर दो, आगे ठीक है। और ये वाला करंट कांस्टेंट रहता है, वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस E चेंज करोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा, बट ये करंट कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट है, तो वही मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ उस पर, देखिए। तो E1 बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ वहीं पे व्हाइट बोर्ड पे, क्यों, तो E1 की वैल्यू क्या आ गई I लैम्डा इंटू 300, क्वेश्चन नंबर 1।
अगला क्या कह रहा है, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में, द बैलेंस इज 100 फॉर द लेंथ अगेंस्ट E1 एंड E2। ठीक है, द रेशियो ऑफ E2 अपॉन E1 इज, ठीक है, जब x और z के बीच में लगाओगे ना तो लेंथ 100 है, तो ईएमएफ क्या आएगा, ये E1 है E2 है, तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 बनेगा ना। देखो ये प्लस ये माइनस, तो E1 माइनस E2 दूसरे को अपोज कर रहा है, ये इधर करंट फ्लो करवाना चाहता है और ये इधर फ्लो करवाना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आई लैम्डा, करंट तो वही रहेगा, लेंथ हो गया 100। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो बनेगा E1 माइनस E2 अपान E1 बराबर 1/3। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, फिर 3 इधर भेज दो तो बनेगा 3E1 माइनस E2 बराबर E1। तो इससे आ गया E2 इधर भेज दो तो 2E1 बराबर E2, तो E1 अपान E2 की वैल्यू इज 2, E1 अपान E2 इज 2, तो आंसर इज 1/2। इसमें दिख ही नहीं रहा। पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड टू X1Y 300, तो E1 300 पे जा रहा, E1 300 पे जा रहा है, और अगला लेंथ क्या है 100 है ना, 100 है, तो E1 माइनस E2 इतना है, डिवाइड किया तो आ गया, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो E1 अपान E2 ना 1/3, 3E1, अच्छा ये 3E2 भी तो बनेगा। अब क्या बन गया 2E1 बराबर 3E2, तो E2 अपान E1 चाहिए ना, व्हाट इज E2 अपान E1, इसको इधर भेजो, इसको इधर, दैट इज 2/3, तो आंसर इज 2/3। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए क्या रहा है, इन फिगर सोन द कैपेसिटर्स ए एंड बी, आप कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी इसका भी सी है, स्टडी स्टेट, अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K/2 and dimension equal to the inner dimension of the capacitor is inserted in the space between the plate of the capacitor. In steady state, choose the correct option. Charge on each capacitor is increased by this one. The process of inserting dielectric energy of battery decreases by itna, energy of battery increases by itna. The process of inserting the energy of capacitor A increases by itna amount. ठीक है, क्या करेंगे, इस सर्किट को बनाएंगे व्हाइट बोर्ड के पेज पे। तो ये क्या है, सी है, सी सी आर और ई, सी सी ई लिख लो पहले, सी सी ई, सी सी ई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16, सी सी ई। क्वेश्चन नंबर 16, सी सी डाइलेक्ट्रिक है ना लेकिन, और ईएमएफ ई क्या है, ओके। तो देखिए जब इसमें डायलैक्ट्रिक नहीं प्रेजेंट होगा तब का डायग्राम बना लेते हैं, तो ईबीसी होगा। तो इससे जो चार्ज फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में फ्लो किया होगा, स्टेडी स्टेट तक जाने का नेट चार्ज फ्लो किया होगा, दैट इज Q1। Q1 इज व्हाट, C इंटू बी, तो दोनों सीरीज में आ गए, तो C/2 इंटू ई, इतने का चार्ज फ्लो किया होगा। जब आप डायलैक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा ना, के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली डालेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज करके केसी हो जाएगा, इसका तो सी है। अब इससे जो चार्ज फ्लो करेगा, दिस चार्ज इज Q2, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, अब चार्ज Q2 आ गया। अच्छा ये दोनों सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 C2, तो KC अपान C1 C2 अपान KC प्लस C ना, तो दैट इज K+1। तो जो ये चार्ज Q2 फ्लो किया होगा दैट इज C इंटू V, तो C ये है अब V E है, तो बनेगा K इंटू CE अपान K+1। अब देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इंक्रीज बाई, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इंक्रीज बाई इतना, कितना इंक्रीज किया चेक करते हैं। अच्छा चार्ज क्या है, KC अपान K+1 आ गया ना, तो ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है,
तो 1 पे कितने का इंक्रीज किया, डेल्टा क्यू 1। तो अगर ये फाइनल चार्ज है, सब सीरीज में है ना, तो इसका इसका चार्ज सेम होगा। हाँ, तो इंक्रीज तो सेम ही करेगा भाई। भाई इस पे चार्ज सेम था, और अब यहाँ और यहाँ चार्ज सेम है, बिकॉज ऑफ बोथ आर इन सीरीज, तो इंक्रीज विल बी सेम। देन व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस, ये फाइनल है, इनिशियल घटा दो, बाई 2। के की वैल्यू देखो 2 के बराबर है, क्वेश्चन में मेंशन है के की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ पे यूज करो, के के जगह पे 2 यूज कर लो, तो क्या बन गया 2ce डिवाइड बाई के पे 2, तो बनेगा 3 माइनस सी बाई 2, तो 2 दूनी 4 अब से 3 गया, दैट इज सी अपॉन 6। तो सी अपॉन 6 के बराबर इंक्रीज किया होगा, तो सी अपॉन 6 के बराबर इंक्रीज करेगा, ए पार्ट सही है। इन द प्रोसेस इंसर्टिंग द एनर्जी ऑफ बैटरी डिक्रीजेस बाई, बैटरी की एनर्जी पे क्या असर पड़ा, तो जो बैटरी की एनर्जी होगी वो इसी चार्ज का फ्लो का डिफरेंस में, अच्छा चार्ज बढ़ा है, अगर क्यूटी की वैल्यू ज्यादा आई है, क्यूटी की वैल्यू ज्यादा है ना, तभी तो इसमें से घटाया हो, तो क्यूटी वैल्यू बढ़ी है, मतलब इसका एनर्जी डिक्रीज की है। एनर्जी कितना डिक्रीज करेगी, तो चार्ज एक्स्ट्रा कितना फ्लो किया, मल्टीप्लाई बाई ईएमएफ। तो जो बैटरी की एनर्जी डिक्रीज की, बैटरी की, दैट इज चार्ज का फ्लो डेल्टा क्यू, दैट इज सी अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई ई, इतना एनर्जी बैटरी की डिक्रीज कर गई, तो डिक्रीजेस बाई सी स्क्वायर बाई 6, तो बी पार्ट सही कर रहा है। द प्रोसेस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए इंक्रीज बाई, कैपेसिटर ए की एनर्जी कितनी इंक्रीज की, तो कैपेसिटर ए की जो एनर्जी इंक्रीज की होगी, दैट इज फाइनल एनर्जी हाफ Q1 का स्क्वायर अपॉन सी माइनस इनिशियल एनर्जी, अच्छा फाइनल Q2 है ना, चार्ज फाइनल Q2 है ए पे, ये है माइनस हाफ Q1, इनिशियल चार्ज Q1 है इस पे। अब तुम क्या करो, इसे इसे हटा दो, अब वैल्यू प्लेस कर देंगे आंसर पाने के लिए, तो इसमें से हाफ 2c कॉमन आएगा, दैट इज Q2 का स्क्वायर माइनस Q1 का स्क्वायर, अब के 2 के बराबर ना, के 2 के बराबर है, तो क्या बनेगा 2ce डिवाइड बाई 3, के इज 2 तो 2 अपॉन 3, अब यहाँ पे रखो, दैट इज 1 अपॉन 2c, Q2 की जगह पे ये है, स्क्वायर ही करो, तो बनेगा 4 अपॉन 9 माइनस Q1 की जगह पे क्या है, Q1 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 4, दैट इज ce का स्क्वायर। अच्छा 400 को 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7 बाई 72 आएगा ना, c का स्क्वायर 7 बाई 72, तो 7 बाई 72 मतलब डी पार्ट भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कह रहा है कि 3 large identical conducting plate of area A are closely placed parallel to each other. The net charge on the left middle right plate is QL, QM, QR respectively. The 3 initial large plate surface itna drawn through the middle each plate such that surface are perpendicular to the plane of diagram as shown in the figure. The pick up correct option. अच्छा इसमें कह रहा है द नेट चार्ज आर द लेफ्ट साइड ऑफ द एसएल, एसएल कौन सा है ये, इसके लेफ्ट साइड में जो नेट चार्ज है इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ एसआर, लेफ्ट साइड नेट चार्ज ऑफ लेफ्ट साइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखते हैं, इस डायग्राम को हम अगले पेज पे बना देते हैं, मतलब व्हाइट बोर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, इस पे क्यूएम है, रुको द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट मिडिल राइट प्लेट, अच्छा ये नेट चार्ज है, ठीक है,
तो दैट इज क्यू एल, ये क्या है क्यू एम है, ये क्या है क्यू आर है। अच्छा, तो आउटर सर्फेस का चार्ज आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस एस एल, एस एल के लेफ्ट साइड का चार्ज, द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस एस एल इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ सरफेस एस आर, एस आर के राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड। हाँ सही तो है स्टेटमेंट, क्योंकि आउटर सरफेस जो चार्ज होता है इक्वल होता है, ये चार्ज और ये चार्ज आपस में इक्वल होता है, बताया जा चुका है। आउटर मोस्ट सरफेस चार्ज इक्वल होता है, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में चार्ज इक्वल है, सही कह रहा है। बी पार्ट, द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एस एल इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ एस एम, एस एल के लेफ्ट साइड का चार्ज, यहां का चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ एस एम, एस एम के राइट, ये वाला चार्ज इक्वल होगा, ऐसा क्यों, जितनी जरूरी नहीं है। द नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एस एल, एस एल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब ये, इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ एस एल, एस एल के राइट साइड में ना, ये भी सही नहीं है। द नेट चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ एस एल, एस एल के नहीं, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना बताता हूँ, ये इसको 0 0 मत लिखो, 0 ऐसा नहीं है, तो बस तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ का चार्ज Q1 है तो यहाँ का भी Q1 आएगा, यहाँ का अगर Q2 है तो यहाँ का हर हाल में माइनस Q2 बनेगा, यहाँ का Q3 है तो यहाँ का हर हाल में माइनस Q3 बनेगा, ये होल्ड हमेशा करेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है पढ़ो तो, द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस एल, एस एल कौन सा ये है, इसके लेफ्ट साइड इक्वल टू द राइट साइड ऑफ एस आर, एस आर के राइट साइड में, मतलब ये कह रहा है कि एस एल ये है, ये एस एम है, ये एस आर है, तो इसके लेफ्ट साइड का चार्ज और एस आर के राइट साइड का इक्वल, हाँ इक्वल है, देखो Q1 इक्वल है। बी पार्ट क्या कह रहा है, द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस एल, एस एल के लेफ्ट साइड का चार्ज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ एस एम, राइट साइड ऑफ एस एम, एस एम के राइट साइड के इक्वल होगा, तो ये जो है एस एम ये है ना, इसके राइट साइड इक्वल होगा, हाँ सही कह रहा है, इसके राइट साइड में कितना चार्ज है देखो, Q3 माइनस Q3 Q1, ये तो 0 ये Q1, हाँ इक्वल है, ये भी सही कह रहा है। सी पार्ट क्या कह रहा है, द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस एल इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ एस एल, एस एल के राइट के नेट के इक्वल होगा, एस एल मतलब ये है ना इसके राइट साइड में, इधर का चार्ज और इसके इधर का चार्ज इक्वल है, हाँ ऑफकोर्स इक्वल है, Q2 माइनस Q2 से कटेगा, ये इससे कटेगा, बच गया Q1, तो Q1 ये और ये इक्वल हो गया। डी पार्ट, द नेट चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ एस एल, एस एल के राइट साइड का चार्ज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस आर, नेट चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ एस एल, एस एल के राइट साइड में, तो एस एल के राइट साइड में कितना चार्ज है, इधर का जो नेट चार्ज है दैट इज Q1, और बराबर किससे कह रहा है, द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस आर, द नेट चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एस आर, एस आर के लेफ्ट साइड में, एस आर का लेफ्ट साइड, एस आर कौन है, एस आर है, इसका लेफ्ट साइड इधर है ना, इधर इसके इधर तो है भी, ये इससे कटेगा इससे कटेगा, बच गया Q1, मतलब ये सही में इक्वल है, मतलब डी पार्ट भी इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है या सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ वायर विथ रेडियस 0.02 मीटर कैरिंग a current of 8 ampere, it is placed at the center of solenoid, has length इतना, रेडियस इतना एंड टर्न इतना, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस इतना है, करंट इतना है, कुछ कह रहा है द वैल्यू ऑफ
करंट इन सोलेनोइड सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ लूप बिकम जीरो, सेंटर का फील्ड जीरो हो जाए, क्या करेंगे? सोलेनोइड का फील्ड और करंट कैरिंग लूप का फील्ड बराबर कर देंगे। 18 में हम लोग क्या करेंगे? 18 में करंट का फील्ड क्या है? 1 सेकेंड, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए 18 में ये पार्ट कर रहा हूँ। सोलेनोइड का फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो टर्न कितने? 1300 है और ये 0.5 है, 1300 डिवाइड बाई 0.65 म्यू नॉट एन आई, एन और आई कितना है इसमें? वही पूछा है, इज इक्वल टू ये वाला सोलेनोइड का फील्ड इतना आएगा म्यू नॉट एन आई बराबर रिंग का फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, तो म्यू नॉट आई, इसमें आई कितना है? वायर में करंट है 8 एम्पियर, देखिए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू आर, और रेडियस कितना है? 0.02 है, 0.02 है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, तो इससे ये वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू आएगी, ये 2 और 2 4 ऊपर 2 बनेगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 2 बन गया, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 65 इंटू 2, ये बनेगा कितना? 13 बनेगा ना, 13/13, दिस इज 1 एम्पियर। कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया, ये जो आई है ना, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ये 1.3 बनेगा, तो ये आएगा दिस इज 0.1 एम्पियर, इसका मतलब कितना है? ये 100 मिली एम्पियर है, तो आंसर इज बी पार्ट। फिर क्या रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू द बोथ लूप एंड सोलेनोइड इफ द करंट इन द लूप इज रिवर्स इन डायरेक्शन फ्रॉम नीडेड टू मेक द टोटल फील्ड जीरो, टेस्ला इज 8 पाई। कह रहा है कि अगर जो करंट में लूप में करंट घूम रहा था उसको उल्टा कर दिया, तो जो पहले फील्ड कट रहा था अब फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड होके डबल हो जाएगा, ऐड होके डबल हो जाएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ट्वाइस ऑफ बनेगा, तो एक का फील्ड कितना आएगा? एक का जो फील्ड आता है बी नेट बराबर ट्वाइस ऑफ एक का फील्ड, तो रिंग का फील्ड निकाल लो, तो म्यू नॉट इंटू आई कितना उसका 8 के बराबर अपॉन 2 इंटू आर, रेडियस कितना 0.02 है, तो इससे क्या बन गया? 2, 2 से 2 कटेगा, अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, अरे 0.2 या इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 400 बन जाएगा, दैट इज 16 पाई इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ बनेगा, जो कि डी पार्ट में लिख रहा है। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करता हूँ। देखिए कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर E1 E2 are two ideal source of unknown EMF. Some current are shown, potential difference appear across the 6 ohm. VA minus VB is 10 volts. Correct option is E1 E2 are two ideal source of unknown EMF. Some current are shown, potential difference appear across the 6 ohm resistor. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज, चलिए इसको हम बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 19,
4336 4336 ये है, ये भी है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना ए बी के बीच का 10 वोल्ट है, देखो 10 वोल्ट है, तो मान लो बी का पोटेंशियल 0 है, तो ए का क्या आएगा 10, तो बी का 0 मान लो, इसका पोटेंशियल तुम क्या मान लो 0 मान लो, इसका पोटेंशियल मान लो 0 है, तो कलर चेंज कर लें, इसका पोटेंशियल 0 मान लो, इसका क्या बनेगा 10, तभी तो लिखा है वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 10। अच्छा ये 10 है, तो मुझे बताओ ये E2 है, तो इधर घट रहा है ना, माइनस साइन से आ रहा है, इसका पोटेंशियल क्या आएगा 10 माइनस E2। अच्छा यहाँ पे E1 प्लस हो रहा है, इसका पोटेंशियल क्या होगा 10 प्लस E1 माइनस E2, यहाँ का पोटेंशियल आएगा। अच्छा ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये 2 एम्पियर करंट कैसे आएगा, तो इस पोटेंशियल में से आप इस पोटेंशियल घटाएंगे और इस आर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना है 10 वोल्ट है, और इसमें से घटाइए ये वाला पोटेंशियल, तो हो जाएगा E2 बाई 10 माइनस ऑफ दिस होल, तो 10 से 10 घटेगा, आ जाएगा E2 माइनस E1 एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R। क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट सेम वर्क और करते हैं। अच्छा अगर ये 10 वोल्ट है और ये 0 है, तो ये हायर वोल्टेज है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, दिस इज 10/6 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 6, तो 10/6 कितना होता है 5/3, इसमें 5/3 एम्पियर फ्लो करेगा। अच्छा ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, लेकिन ये 3, इसमें कितना फ्लो करेगा 10/3। अच्छा 5/3 या 10/3, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, दोनों करंट में जोड़ दो, 5/3 प्लस 10/3 15/3, इट इज 5 एम्पियर। अच्छा ऐसे 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अच्छा ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट बनेगा, और ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल, 4 ओम का रजिस्टर है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू आर का, तो I 5 एम्पियर इंटू आर 4 20, तो 20 वोल्ट कम हो जाएगा ना, तो इसका 0 वोल्ट है, तो इसका वोल्ट आएगा -20, -20, तो इसका भी क्या आएगा -20। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो कोई पूछे इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज कितना आएगा, तो करंट 3 एम्पियर है ना, 3 एम्पियर, तो अगर ये करंट 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर, तो मल्टीप्लाई कर दो किसमें 4 में, 4 ओम इंटू 3 12, इसका मतलब इसका वोल्टेज इससे 12 वोल्ट ज्यादा होगा, अगर इसका -20 है तो इसका कितना आएगा -8 आएगा, बन गया। अच्छा इसका जो वोल्टेज निकाले वही तो 10 प्लस E1 माइनस E2 निकाले हो, इसका मतलब E1 माइनस E2 प्लस 10 की वैल्यू क्या आएगी -8, E1 माइनस E2 प्लस 10 की वैल्यू -8, इससे इसको इधर भेज दो, तो E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर 18 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, इस 18 को उठा के यहाँ पे रख दो 18, तो R की वैल्यू क्या आएगी 9, इससे आपने क्या प्रूफ कर लिया R इज 9, तो ये किसी ऑप्शन में R की वैल्यू 9, यस डी पार्ट में। अच्छा E1 E2 भी निकालना है हमें, E1 E2 भी निकालना है, और करंट इन 4 ओम, 4 ओम में कितना करंट होगा, 4 ओम है ना, 4 ओम में करंट कितना है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, देखो 5 एम्पियर, इसका मतलब 5 एम्पियर होगा, 4 ओम में 5 एम्पियर करंट होगा, इसका मतलब ये पार्ट भी सही है। अब बात करना है E1 E2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या किया, अच्छा इसका इसमें कितना करंट आएगा, अच्छा ये 5 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर, देखो 3 एम्पियर जैसे 5 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 8 एम्पियर, तो इसके पोटेंशियल में से इसका अगर पोटेंशियल घटाओगे तो कितना होना चाहिए, करंट I इंटू आर बनना चाहिए, तो -20 में से सब्ट्रैक्ट करो इसको, दिस इज -10 प्लस E2, तो इसमें से मैंने इसको घटाया है, तो -20 -10 प्लस E2 बराबर I 8 इंटू आर, इट इज 24, इससे E2 की वैल्यू क्या आ गई, E2 ये 20 ये 10 30 इधर भेज दो 30, दैट इज 54, E2 इज 54, E2 इज 54, सी पार्ट सही है। अब क्या निकालना है E1, तो ये E1 है ना, तो E2 को 54 प्लेस करो, तो 54 प्लेस करोगे तो E1 कितना आ जाएगा, दैट इज 36, तो बी पार्ट भी सही हो जाएगा। ओके तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि ये एरिया है,
ए के बराबर ई K1 K2 सिग्मा माइनस सिग्मा d/3 2d/3. The ratio of energy stored in first dielectric to second dielectric is 5/3. ओके, चलिए इस डायग्राम को मैं व्हाइट बोर्ड के पेज पे बनाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहा है. देखना आपसे कौन है. नहीं पापा एक ओके, तो मैंने बना दिया ये डायलैक्ट्रिक के का, ये डायलैक्ट्रिक 5 का, ये सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट पे, इस प्लेट पे सिग्मा की है. ये जो सरफेस एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन इज ए. ये पार्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन फर्स्ट डायलैक्ट्रिक टू सेकेंड डायलैक्ट्रिक इज 5/3. एनर्जी डेंसिटी का रेशियो. अच्छा, इस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी बताता हूँ. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. तो जो पहली डायलैक्ट्रिक है उसमें एनर्जी डेंसिटी बनेगी 1/2 k के जगह पे 3 रखोगे एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा अपान के कितना 3 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर. वैसे U2 1/2 एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू इसमें कितना 5 है एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 5 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर. U1 अपान U2, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कट के 1/3 बनेगा, या 5 से 5 1/5 बनेगा. तो जब इसको से डिवाइड करोगे तो आएगा 5/3. आंसर इज ए पार्ट. अब कह रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये गलत कह रहा है. द टोटल इंड्यूस सरफेस चार्ज और इंटरफेस, इस इंटरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई है, तो कैसे निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस करो और उसको लिख दो सिग्मा अपान एप्सिलॉन. फॉर्मूला होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस अपान एप्सिलॉन. ये आता है. तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन माइनस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपान के पे 5 एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस अपान एप्सिलॉन. तो इसमें सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू क्या आएगी, 5 इधर 3 इधर, इट इज 2 सिग्मा अपान 15 एप्सिलॉन. तो दिस वन इज 2/15 का टर्म आएगा, तो 2/15 दिस वन इज. एक सेकेंड, तो दिस चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव या पॉजिटिव, प्रॉब्लम यहां बतानी है. देखो अब ये इस तरीके समझ सकते हो, यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में, अच्छा 1 सेकेंड रुक, ये प्लस है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ये इलेक्ट्रिक, तो इसमें से ये घटाओगे तो ये E2 है ना, इसमें से इसे घटाना है, इसमें से घटाओगे दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये उल्टा घटेगा. ठीक है, तो कितना आएगा 5, -2 का टर्म बनेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी बेसिकली. इसे नेगेटिव, और नेगेटिव कैसे है देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो इसने क्या किया होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती तो यहाँ का फील्ड कम कर देता, अगर ये पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा देता, तो इसमें से घटता तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता, और ये पॉजिटिव होती तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देता, दोनों फील्ड बढ़ जाती. ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है ना, के 5 है, सिग्मा अपान के नीचे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कम होगा जब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी. अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तभी तुम कहोगे कि इस वाले पॉइंट पे इसके वजह से जो फील्ड आएगा इधर आएगा, इसके वजह से इधर आएगा, तो घट गया.
और यहाँ पे इनके वजह से फील्ड इधर आएगा, तो इस नेगेटिव की वजह से इधर आएगा, तो ये फील्ड ये बढ़ा हुआ फील्ड है। तो ठीक है, अगर फील्ड घट रहा है मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी है, तो आंसर इज -2/15 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है कि इन द सर्किट shown द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ohm इज I1। इसमें I1 फ्लो कर रहा है, करंट थ्रू द 30 ohm इज I2, फाइंड I1 अपॉन I2। इसको बड़ा कर लेते हैं और नोडल मेथड का हेल्प लेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस सर्किट को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो I1 करंट इसमें है, तो नोडल मेथड हेल्प लो, कहीं का पोटेंशियल 0 मान लो। लेट्स यहां का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, 2 वोल्ट। ये 0 है, ये 5 और ये 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ का 5 वोल्ट कम आएगा, तो -5 वोल्ट आएगा। तो यहां तक भी क्या आएगा, -5 वोल्ट, ये और 5 वोल्ट घट जाएगा, -10 वोल्ट। यहाँ क्या आएगा, -10 वोल्ट आएगा, और ये 3 वोल्ट और कम होगा ना, तो यहाँ का हो जाएगा -13 वोल्ट, -13 वोल्ट। अब तुम मुझे बताओ, ये 5 वोल्ट है, ये -10 है, तो यहाँ का पोटेंशियल और घट जाएगा, तो घट के यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा, -15 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, और ये है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट और घटेगा ना, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है, 10 वोल्ट और घटेगा, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा -15 -10, तो इस -25, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया -25। अब बात करेंगे करंट का। अच्छा, 2 ओम में करंट I1 है, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और I इंटू आर, तो ये 2 है, ये -13 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 15 इक्वल्स टू I1 इंटू 2। व्हाट इज I1, इट इज 15/2। अब यही काम यहाँ करना है, इसका 0 है, इसका 25 है, तो पूछे यहाँ पर करंट कितना आएगा 30 में, दैट इज I2। I2 इज पोटेंशियल डिफरेंस 25 डिवाइड बाई 30 I1। अब पूछा I1 अपॉन I2 बताइए, व्हाट इज I1 अपॉन I2। इस I1 को इसको तुम इससे डिवाइड करो, तो 15/2 25/30, तो ये कितना आएगा, 25 दूनी 50, 2 5 3 15, 3 × 3 9, तो आंसर इज 9। इसका आंसर क्या है 9, 21 का। हम लोग बात करेंगे 22 पे। 22 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, कहाँ पर आ रहा है, इस R की वैल्यू बताइए, सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू द 5 वोल्ट बैटरी, ऑल द सेल एमीटर आर आइडियल्स। 5 वोल्ट से कोई भी, 5 वोल्ट बैटरी कौन सी है, इससे कोई भी करंट ना फ्लो करे। फिर हम नोडल मेथड का ही यूज करेंगे बेसिकली। तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा इस डायग्राम को मैं अलग से व्हाइट बोर्ड पे बना लेता हूँ, मैं इसको बड़ा करें ना, बस कह रहे कि R की वैल्यू बताइए, R की वैल्यू बताइए, ताकि 5 वोल्ट से कोई करंट ना फ्लो करे, और इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ठीक है, नोडल का यूज करेंगे फिर से, कहीं कभी 0 पोटेंशियल मान लो यहाँ का मैंने 0 पोटेंशियल मान लिया, 0 पोटेंशियल यहाँ का 0 है, तो अगर यहाँ का 0 है तो फिर यहाँ तक 0 आएगा, तो ये भी बनेगा 0, दैट इज 0। अच्छा ये 0 है, तो ये 3 वोल्ट है ना, तो 3 वोल्ट यहाँ कम हो जाएगा, इट इज -3 वोल्ट। फिर अच्छा ये 0 है, ये 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, -6। अच्छा ये 0 है, एक पूरा पूरा कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 0। अच्छा ये 0 है, ये है 5 वोल्ट, यहाँ पे कम होगा तो -5 आएगा, और कह रहा है इससे कोई करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे आ रहा -5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -5, -5 भी बनेगा -5। क्यों -5 बनेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये -5 है, ये है 8 वोल्ट, तो ये कितना बनेगा, 8 वोल्ट ज़्यादा कर दो, दैट इज 3 वोल्ट। अच्छा 3 वोल्ट है, और ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग वायर है,
यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट आएगा। अच्छा ये 3 वोल्ट है तो यहाँ तक क्या जाएगा 3 वोल्ट, क्योंकि अमीटर आइडियल। अच्छा ये 3 वोल्ट है तो ऐसे 3 वोल्ट यहाँ तक आएगा, दिस वन 3 वोल्ट। तो ये कितना आएगा 13 वोल्ट कम ना, 13 वोल्ट कम मतलब -10 वोल्ट आएगा भाई। 3 में से 13 हटा दो तो -10 वोल्ट आ गया। और ये 0 है तो यहाँ तक 0 आएगा, दिस वन इज 0। ओके, अब हमको क्या पता करना है, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना, ठीक है, अगर कोई पूछे इसमें कितना करंट है, ये 0 है, ये -10, तो पोटेंशियल डिफरेंस को R से डिवाइड कर दो, तो 0 -10 आप -10 +10 अपन R, तो ये करंट कितना फ्लो करेगा 10/R फ्लो करेगा। अच्छा ये करंट 10/R आ रहा है तो ऐसे आएगा। फिर कुछ कर क्या, ओके। अच्छा ये करंट क्या आएगा, दैट इज 0, ये करंट 0 आएगा क्योंकि 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये तो हट गया। और ये जो करंट आ रहा है 10/R, ये करंट ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा 10/R। अच्छा 10/R को I मान लो, तो ये करंट ऐसे I, हाँ तो ये जो करंट आएगा I, ये जो करंट I है, I ऐसे घूमेगा, I इसमें जाएगा नहीं तो इसमें I आएगा, इसमें I आ गया। अच्छा ये है, यह 3 वोल्ट, यह -5 वोल्ट, तो ठीक है। तो ये करंट ऐसे आने के बाद थोड़ा इधर जाएगा, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, फिर ये करंट इधर से आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूट करता ना, इतना क्या दिक्कत है। तो देखो ये करंट आई आ रहा है ऐसे, ये करंट आई ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आने दो इसमें, इसमें आई को आने दो, देखो देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। ये करंट आएगा, इसमें कितना करंट फ्लो नहीं पता, मान लो I1 फ्लो कर रहा है, I1 मान लिया, तो इसमें करंट मैंने I1 मान लिया, इसमें कितना फ्लो करेगा, इधर से I आ रहा है, इधर I1 गया, तो इसमें कितना जाएगा I माइनस I1, तो I माइनस I1 लिख लिया। एक काम करें, इस सर्किट को अलग से बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और ठीक है इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसको हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, हटा दो इसको। फिर ये सर्किट बनाते हैं दोबारा इसी ख्याल से, हाँ E2, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसा, और नीचे से देखो ये 6 ओम है, ये भी तो 6 ओम है, 6 ओम है, सिक्स ओम के साथ बैटरी है -10 की, ऐसा 13 है, 8 वोल्ट की बैटरी, ऊपर 2 ओम और 3 वोल्ट है, 2 ओम एंड 3 वोल्ट, 0 है 1 और 6 का, 1 एंड 6 का, 2 और 5 का। ये 0 और ये 0, अच्छा अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो इससे करंट फ्लो करेगा नहीं, हटा दो, बस ये दिखेगा कनेक्टिंग वायर। नीचे 6 वोल्ट का, 6 एंड 9, और ये अटैच हो रहा है, और इधर से तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, इधर से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये भी हटा दो, फिर इससे अटैच कर दो, इससे,
ये इससे तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो 8 ऊपर से आ रहा है, तो ये अटैच होके जाएगा, ये वाला वायर जो है ना, ये वाला वायर जो है अटैच होके इसमें जाएगा। हाँ ठीक ही है, चाहे यहाँ पर अटैच करो चाहे अटैच करो, बात एक ही है। इसको यहाँ पर अटैच कर दो, फिर ऐसा आएगा 6 1 3 2 8 9 6। इधर करंट है नहीं, इधर करंट है नहीं, ठीक है। नहीं, ये जो करंट है ऐसे होके ऐसे जा रहा है ना, ये तो नहीं है। हाँ तो ऐसे होके ऐसे जा रहा था, इसे हटा दो, तो सर्किट डायग्राम। ओके, जो पोटेंशियल तुमने लिखा था कितना लिखा था, इसका 0, इसका भी 0, इसका 10 है, -10, इसके कितना है 3 है। इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को R से डिवाइड कर दो, तो I इज 10/R। 3 यहाँ का 3 है, यहाँ का भी 3 आएगा, -3 है इसका, दूसरा इसका 3 है तो इसका क्या आएगा -5 आएगा, इसका 0 है तो इसका क्या आएगा -6 आएगा, और ये -5 है, ये 10 है तो ये क्या आएगा 10 और घटा दो ना तो -15 आएगा बस। दूसरा ये 3 है, ये 6 है तो ये कितना आएगा 6 जोड़ दो, दैट इज 9। तो मुझे बताओ ये 9 है और ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 9, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा दैट इज 1 एम्पियर। 9 - 0 डिवाइड बाई 9 1 एम्पियर, ये इतना आ गया। अच्छा ये 3 है, ये -15 है, घटा दो तो 18 आया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 6 3 एम्पियर, इसमें फ्लो करेगा 3 एम्पियर। अच्छा ये -3 है, ये 3 है, 3 से 3 घटाएंगे क्या आएगा 6 में से बाई 2 करो, करंट आएगा 6/2 3 एम्पियर। अच्छा ये -6 है, ये -5 है, तो ये ज़्यादा है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो -5 से -6 घटाएगा तो 1 आएगा, दैट इज 1 एम्पियर, इसमें आएगा 1 एम्पियर। ओके ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देखो इधर से आ रहा है आई इधर से आ रहा है, मतलब आई की जो वैल्यू है वो 10/R है। अच्छा इधर से आई आ रहा, आई आ रहा, इधर से आई आ रहा, इधर से आई आ रहा है, ऐसे आई इसमें आ गया, इसमें कितना जा रहा है 1 एम्पियर, अगर इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, तो पूछे इसमें कितना जाएगा, तो I - 4 एम्पियर। भाई इधर से आई आ रहा है, आई ऐसे, इधर 1 एम्पियर गया, इधर 3 एम्पियर गया, तो पूछे इसमें कितना जाएगा, तो 3 और 1 4, I - 4। अच्छा इधर से I - 4 आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, कोई पूछे इसमें कितना फ्लो करेगा इसमें, तो I - 4 में से 3 घटा दो ना, दैट इज I - 7। अच्छा इधर से आ रहा है I - 7, इधर से आ रहा 3 एम्पियर, दोनों मिल जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो I - 4, इसमें जाएगा I - 4, इसमें I - 4 जाएगा, I - 7 और 3, I - 4 यहाँ पाएगा, इधर जाएगा 1 एम्पियर, तो I - 4 इज 1 एम्पियर। व्हाट इज I इज 4, I उठा के यहाँ पर रख दो 4, व्हाट इज R, R की वैल्यू आएगी 10/4, तो वैल्यू इज 5/2 2.5 ओम, आंसर इज 2.5 ओम। वन सेकेंड, देखिए ये कैलकुलेशन गलती हो गई, I - 4 और 1 है तो I क्या आएगा 5 आएगा, इसको 5 कर दो, कितना आएगा दैट इज 2 ओम, तो आंसर इज 2 ओम। तो देखिए 22 का आंसर आ गया, दैट इज 2 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ओके, थैंक यू।